Hello, good morning, dear students. Here we are on chapter 4, that is reproductive health. In the earlier video, we already studied about the definition of reproductive health, their problems and strategies, measures taken by government, the process of amniocentesis, population explosion and birth control, their MMR and IMR, contraceptive methods, types of methods, these all come in this contraceptive methods, types of methods, advantages of barrier methods, IUT devices, IUCDs devices, oral pills, about the surgical methods of sterilization, tubectomy and vasectomy, side effects of contraceptive methods, MTP, the most important portion of this chapter, MTP, medical termination pregnancy. Now here we are on our new topic, that is sexually transmitted diseases. We are going to start sexually transmitted diseases. What are they? They are transmitted sexually through one person to other during the intercourse. We have to focus on the definition. Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted disease. It is also known as venereal disease, VD, and reproductive tract infection, RTI. So this disease is one type of viral disease which is spread through the communication between two persons. We can say it is one type of communicable disease during intercourse. इसे VD और RTI नाम से भी जाना जाता है. Now move ahead. Some diseases are AIDS, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B. Some students ask me about the disease trichomoniasis एंड क्लैमाइडीमेनियासिस. तो इसमें क्या है, ये एक तरीके के वायरल इन्फेक्शंस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर देखे जाते हैं, और ये एक तरीके के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में सेक्स ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है. तो कौन कौन सी डिजीज़ है? गोनोरिया जो जेनिटल ट्रैक्ट को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस इन्फेक्शन रहता है वेजाइनल ट्रैक्ट में, क्लैमाइडियासिस एक तरीके का एल्गल फंगल इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोडर्मा एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है, उसके थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज होता है, और ये इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स. अगर एक पार्टनर को ये सफ़र कर रहा है तो दूसरा भी पार्टनर अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करता है तो वो भी इस चीज़ से सफ़र करने लगेगा. नाउ हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये सभी जो डिजीज़ हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं और कॉज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, और एक तरीके का ये वायरल डिजीज़ में आता है. ओके, सो move ahead. Hepatitis B. Hepatitis B and HIV is also transmitted by sharing of injection, needles, surgical instruments
with infected persons, transfusion of blood or from infected mother to fetus। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो एड्स है ये डिजीज़ किसके थ्रू होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू। जो HIV वायरस होता है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ज़रूरी नहीं ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो एक दूसरे को, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। किसी भी तरीके से अगर हम इनके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ट्रांसमिट इजीली हो जाते हैं, क्योंकि ये वैसे तो नॉन लिविंग रहते हैं वायरस, बट जैसे ही ये लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत रिप्रोडक्शन अपना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए किन किन रीज़न्स के थ्रू फैलते हैं। तो अगर हम कोई भी सफरिंग पीपल है एड्स का या हेपेटाइटिस का, तो अगर उसको ये डिज़ीज़ है, उसका यूज़ किया हुआ नीडल अगर हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर उसके यूज़ किए हुए हमारे पर यूज़ किए गए, तो क्या होता है अगर उसके ब्लड के कांटेक्ट में वो चीज़ आ चुकी है और वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में भी आ जाती है, तो उसके जो वायरस हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड में क्या होता है, एक कंटेमिनेटेड जो पर्सन है उसका ब्लड दूसरे पर ट्रांसफ्यूज़ कर देना विदाउट एनी टाइप ऑफ रिकग्निशन की, कोई भी जानकारी उसके बगैर लिए हुए, विदाउट चेकअप उसको क्या करा, डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या होता है वो उसकी बॉडी में जा कर के इस डिज़ीज़ को तुरंत एक्टिव मोड पर ले आएगा। मदर के फीटस में भी ये प्रॉब्लम फेस की गई है कि अगर मदर जो है वो एड्स या HIV से सफ़र कर रही है तो 99% उसके फीटस में भी ये डिज़ीज़ एंटर कर जाती है। नाउ मूव अहेड। एक्सेप्ट जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज जो होते हैं एक तरीके का चिकन पॉक्स जो आपने देखा है, एलर्जी होती है। जेनाइटल हर्पीज जो कि मेल और फीमेल्स के वेजाइनल ट्रैक्ट में एक तरीके का इन्फेक्शियस डिजीज़ रहता है, तो ये भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। HIV एंड हेपेटाइटिस B आर कम्प्लीटली क्योरेबल। इनको हम मेडिसिन के थ्रू मतलब इसको क्योर कर सकते हैं इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर। जल्दी अगर हमें इसकी पहचान हो जाती है तो स्टार्टिंग स्टेजेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और इसको अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसको क्योर करना भी मुश्किल होती है। टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का अगर प्रॉपर टाइम पर आप इसको क्योर नहीं करते हैं या फिर इसको स्टॉप नहीं करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है बाद में, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सारे डिजीज़ से वो सफ़र कर सकता है। कैंसर भी हो सकता है वेजाइनल ट्रैक्ट में, यूट्रस में। प्रेगनेंसीज़ जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ होती हैं, अबॉर्ट हो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस में। प्रॉपर मैनर में यूट्रस इस तरीके का एम्ब्रियो आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियो को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं रखता है। तो बहुत सारे डिजीज़ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है और जो फीमेल बॉडी होती है, ज़्यादातर फीमेल्स में ये डिजीज़ को पाया गया है और फीमेल्स में इन डिजीज़ के होते हुए उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो वीक हो जाता है और वो मदर के स्टेजेस तक नहीं पहुंच पाती है। नाउ इन्फेक्शंस ऑफ STDs कैन प्रिवेंटेड बाय, किस तरीके से हम इन इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। अननोन पार्टनर्स के साथ जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अननोन पार्टनर्स की कैटेगरीज में आते हैं कि कभी भी जो किसी भी के साथ जो आपका इंटरकोर्स प्रोसेस जो रहती है उसको अवॉइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स हर एक
मतलब कैटेगरीज़ में अगर इस तरीके के जो लोग उसमें रहते हैं वर्किंग कैटेगरीज़ में रहते हैं तो उनको इस तरीके की डिजीज़ कॉज करने के रीज़न्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ऑलवेज़ यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, तो ये एक तरीके का सेफ्टी प्रोटेक्शन रहता है। इफ़ यू आर टेकिंग दिस सेफ्टी प्रोटेक्शंस और आप उसको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं, हाइजीनिक प्रॉपर्टी है। नाउ द नेक्स्ट इज़ गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डॉग। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई आशंका हो रही है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड, तो एक तरीके के सीक्रेट डॉक्टर्स भी होते हैं जो आपकी डायग्नोसिस प्रोसेस को बहुत ही सीक्रेट वे में रखते हैं और इसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन गो टू द डॉक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। The couples which are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual cohabitation are called infertile. The reason for this could be many physical, congenital diseases, drugs, immunological और physiological. इनफर्टिलिटी की प्रोसेस ये रहती है कि प्रॉपर मैनर में हस्बैंड और वाइफ और या फिर कोई भी कपल जो है वो क्वाइटस के रिलेशनशिप जो है आपका उसको कॉज करता है, उससे उसको मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा है, बट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशंस के थ्रू जो है इनफर्टिलिटी भी कॉज होती है कि वो कपल्स जो है वो पेरेंट में नहीं बन पाते हैं, पेरेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। उनके बहुत सारे फिजिकल रीजन्स होते हैं, फिजिकल वीकनेस, कंजेनाइटल डिजीज़ेस भी रहती हैं जिनका पता नहीं चलता, ड्रग्स का भी साइड इफ़ेक्ट्स रहता है, बहुत सारी दवाइयाँ खाने से भी ये प्रॉब्लम कॉज होती है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहना और बहुत ही ज़्यादा इंटरनल वे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो। तो इनफर्टाइल कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो इन पेरेंट्स को जो कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं उनके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी सजेस्ट की गई हैं जिसके थ्रू वो अपने बेबी को बर्थ दे सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ART डिजीज़। ART के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपके चैप्टर का। इंक्लूड्स कौन कौन सी होती है? IVF टेक्नोलॉजी होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT होती है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये इस तरीके की टेक्निक सारी ARTs में आती हैं और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता तो यू हैव टू राइट ऑल अबाउट इट। द फर्स्ट वन इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसमें आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोसेस होती है वो इसमें इंक्लूडेड है। इसमें स्पर्म और ओवा का बॉडी के आउटसाइड टेस्ट ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराई जाती है और व्हेन द सेल स्टार्ट जर्मिनेट और स्टार्ट ग्रो अप तो उसमें माइटोसिस म्यूसिस की प्रोसेस होने लगती है, मोरूला, ब्लास्टूला, मोरूला, गैस्ट्रूला फॉर्मेशन होता है। जब वो एम्ब्रियो की कंडीशन में आती है तब क्या करते हैं? वो उसको यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है जो कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी को फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कवर अप किया जाता है। The ovum from wife donor and sperm from the husband donor are collected and induced to fertilize in laboratory conditions. Laboratories में वही टेस्ट ट्यूब्स में इनको फर्टिलाइज करने की प्रोसेस है। The zygote or early embryo 8 blastomeres could be transferred into fallopian tubes called ZIFT। इसको एब्रीविएशंस को जितनी भी आए हैं इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एब्रीविएशंस हैं, यू हैव टू लर्न अबाउट इट क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, एक एक नंबर में फुल फॉर्म्स आती हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, तो इसमें क्या होता है? जाइगोट जो फॉर्मेशन रहता है 8 ब्लास्टोमेयर की जो सेल होती है उसमें क्या करा जाता है? जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और उसको बनने के बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करा जाता है किसमें? इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र इनटू द यूट्रस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। तो जब उसमें
मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जाइगोट जो 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमेर होती है तो वो अपने सेल्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देती है, और जब ब्लास्टोमेर स्टेज बन जाती है वो उसको क्या करते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो एम्ब्रियो को लेकर के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलने लगे, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके जैसे कि एक नॉर्मल बेबी का होता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ की जाती है, जो मतलब कभी कभी ऐसा होता है वीकनेस की वजह से ओवरी और ओवा और स्पर्म का कांटेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर मैनर में, एग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग है तो और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, तो उनको क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा करके फिर बॉडी में एंटर करा दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज GIFT, गैमीड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। GIFT में क्या रहता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमीड्स कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into fallopian tubes from another female who do not produce ovum। इसमें क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा कंडीशन आती है कि ट्रांसफ़र किए जाते हैं गैमीट्स को डोनर से कलेक्ट करके फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराया जाता है ऑफ अनदर फीमेल बॉडी, जो कि उसमें उसका ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसमें आप सरोगेसी की कंडीशन ले सकते हैं कि स्पर्म जो है वो किसी और के ओवम से कांटेक्ट करा करके आप उसके एग को फर्टिलाइज करा करके अपने बेबी को ले सकते हैं। ठीक है। Now the next is intracytoplasmic sperm injection. It is also main important portion of this chapter. So in this specialized procedure to form an embryo in laboratory in which sperm is directly injected into ovum। इसमें क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में ओवम से डायरेक्टली स्पर्म्स को इंजेक्ट करा करके उसको फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइज कराने के बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नाउ द लास्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इनफर्टिलिटी केसेस इन विच मेल पार्टनर इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म्स। इसमें हेल्दी स्पर्म्स जो है वो नहीं बना पा रहा है मेल, तो उसमें क्या रहता है, आर ट्रीटेड बाय दिस टेक्निक इन विच सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना और इनटू यूट्रस। तो इसमें क्या होता है, किसी दूसरे के स्पर्म को लेकर के अगर मेल पार्टनर के अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं है टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी स्पर्म, तो वो क्या करते हैं दूसरे स्पर्म जो उनकी लेबोरेटरीज में पहले से ही स्टेराइल कंडीशन में रखे रहते हैं, तो उनको वो यूज़ करते हैं ओवम से इंजेक्ट कराने के लिए और इंट्रोड्यूस कराते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू यूट्रस में, वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, और आर्टिफिशियली उसको फर्टिलाइज करा देते हैं। ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज़ IUI, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल्स, और ये भी इसी का एक पोर्शन है, और यूट्रस में वो डायरेक्टली एंटर कराने के बाद उसको जर्मिनेटिंग प्रोसेस में ले आते हैं। All these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instruments. Therefore, their benefits are limited to certain countries and peoples। तो ये जो टेक्निक्स है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन कपल्स के लिए जो कि पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। उनके जो ड्रीम्स हैं उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स असिस्टेड टेक्नोलॉजीज़ में आती हैं, तो ये आप ARTs में ज़रूर याद रखें, जिससे कि इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स ऑल्सो प्रिवेंट द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। तो इस तरीके का कोई भी इफ़ेक्ट कॉज नहीं होता, बैड इफ़ेक्ट कॉज नहीं होता है हमारे उसमें। हम अपने सामाजिक सोशल रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हुए भी ये सब काम कर सकते हैं। इसकी जो परमिशन है वो हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं इसके अंदर, इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज तो आप उसको अच्छे से समझ लें। कोई भी कंडीशन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें जो डिजीज़ेस बच्चों ने मुझसे पूछी थी, ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमाइडियासिस, ये एक तरीके की डिजीज़ होती हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन कॉज करती हैं, फंगल इन्फेक्शन। ये
ट्राइकोडर्मा के थ्रू रहता है, एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ये क्लैमाइडियसिस क्लाइमेडोमोनास जो एक तरीके का आपका ये भी प्रोटोजोआ कंडीशन में आता है। तो ये एक तरीके के ये समझ लीजिए वॉर्म्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को डिजीज़ कॉज करते हैं और एसटीडीज़ की डिजीज़ में काउंट अप होते हैं और ज़्यादातर प्रोसेस क्वाइटिस के ड्यूरेशन में या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ड्यूरेशन में ही ये आती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर वेरी वेल। ये कंप्लीट नोट्स थे आपके इस चैप्टर के। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है इसमें। आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस चैप्टर पे। कीप अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस कॉन्टैक्ट टू मी। और अच्छे से पढ़ें इसको और अपने डाउट्स को क्लियर करें। कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच।